माय लेक्चर सेकंड, होल्डिंग कंपनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने जो लास्ट वीडियो को सराहा है, बहुत पसंद किया है और कमेंट्स भी बहुत अच्छे किए हैं। थैंक यू फॉर दिस। और आज हम स्टार्ट करते हैं माय नेक्स्ट लेक्चर 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि होल्डिंग कंपनी क्या होता है। ये मैं वैसे आपको पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ, इसकी एडवांटेजेस और इसकी डिसएडवांटेजेस। फाइन, तो लेट्स बिगिन होल्डिंग कंपनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एज यू ऑल नो, होल्डिंग कंपनी का मीनिंग तो मैं आपको बहुत पहले ही बता चुकी हूँ कि होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कंट्रोल करती है दूसरी कंपनी को। वो दूसरी कंपनी को हम क्या कहते हैं, मैंने अपने लेक्चर 1 में आपको एक्सप्लेन किया था, सब्सिडियरी कंपनी। बाय एक्वायरिंग ऑल और मेजोरिटी ऑफ इट्स शेयर्स, बाय एक्वायरिंग ऑल और मेजोरिटी ऑफ इट्स शेयर्स। सो हम आते हैं, सबसे पहले आज मैंने आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग 3 केसेस बनाए हैं। ये 3 केसेस क्या हैं? इन 3 केसेस में मैं आपको ये समझाऊंगी बच्चा की होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है, डायग्राम के थ्रू। आपको ये एबीसी लिमिटेड नजर आ रहा है। इस एबीसी लिमिटेड ने इन्वेस्ट किए हैं मोर देन 50% शेयर होल्डिंग। किसकी शेयर होल्डिंग में? XYZ लिमिटेड की शेयर होल्डिंग में। जब हम शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग का मतलब इक्विटी शेयर से है। देखिए, शेयर होल्डिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो 3 तरह से होता है। इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है और बैलेंस्ड भी हो सकता है। पर जब हम होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं तो हमने उसकी डेफिनेशन में जैसे पढ़ा कि होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, उसके सारे शेयर्स एक्वायर करके या उसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स एक्वायर करके। जब हम शेयर्स एक्वायर करने की बात करते हैं तो ये कौन से शेयर की बात हो रही है? यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो एबीसी लिमिटेड ने इन्वेस्ट किए मोर देन 50% इन शेयर होल्डिंग ऑफ XYZ लिमिटेड। देयरफॉर एबीसी लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी एंड XYZ लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी। आ गया सभी बच्चों को समझ? नाउ कम टू केस नंबर 2। बच्चा अब यहां देखिए 3 आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, ABC, A लिमिटेड, B लिमिटेड एंड C लिमिटेड। A लिमिटेड होल्डिंग है B की, यानी A लिमिटेड ने B में पैसा इन्वेस्ट किया है। B इज होल्डिंग ऑफ C लिमिटेड, B लिमिटेड ने C में पैसा इन्वेस्ट किया है। A B की होल्डिंग है, B C की होल्डिंग है। तो अब मुझे बताइए, A का B के साथ रिलेशन है, B का C के साथ रिलेशन है ना? तो क्या C का A के साथ भी कोई रिलेशन होगा? बिल्कुल हाँ। C इज ऑटोमेटिकली बिकम्स द सब्सिडियरी ऑफ A लिमिटेड। अब आप मेरे से पूछेंगे ऐसा क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। देखिए, A लिमिटेड ने B में इन्वेस्ट किया, ठीक है, और B लिमिटेड होल्डिंग है C की। अब जब A B की होल्डिंग है तो यानी B के जो डिसीजंस होंगे वो कौन लेता होगा? A ही तो लेता होगा। B के जो भी डिसीजंस होंगे, जो ऑनर्स होते हैं, उनमें कौन आ जाता है? A है ना। यानी अगर B ने C को सब्सिडियरी बनाया तो ये किसका डिसीजन होगा? A का ही तो डिसीजन होगा। B तो अपने आप डिसीजन नहीं ले सकती, तो ऑटोमेटिकली C लिमिटेड इज द सब्सिडियरी ऑफ द A लिमिटेड। होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। अब हम आते हैं केस नंबर 3 पे। देखिए, A लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है B लिमिटेड एंड PQRS लिमिटेड। अब बहुत ध्यान से समझते हैं। A लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, क्यों? सॉरी, A लिमिटेड एक कंपनी है, इसने PQRS लिमिटेड में 25% की शेयर होल्डिंग करी है। कितने परसेंट की शेयर होल्डिंग करी है? 25% की। ठीक है, A और B दोनों में क्या रिलेशन है? होल्डिंग और सब्सिडियरी का। ठीक है, और फिर B लिमिटेड ने क्या किया? PQRS में इन्वेस्टमेंट करी है, कितनी? 45% की। जब मैंने शेयर होल्डिंग कहा तो आप क्या सोचेंगे? इक्विटी शेयर्स। क्या होल्ड कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स। A लिमिटेड ने PQRS में 25% की शेयर होल्डिंग दिखाई, B लिमिटेड ने PQRS में 45% की शेयर होल्डिंग दिखाई। टोटल करिए, 45% प्लस 25%, इट इज इक्वल टू 70%। ठीक है बच्चे, A ने PQRS में 25% किया और B ने PQRS में 45% किया।
अभी मैंने आपको बताया ए और बी होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हैं, यानी बी अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो वो ए के कहने पे ही तो ले रहा है। तो 45 प्लस 25 70% हो गया, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट इन PQRS, सी लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक है, PQRS बाय ए एंड बी लिमिटेड इज मोर देन 50%, इज मोर देन 50% कितना है 70%, यानी ए लिमिटेड PQRS की होल्डिंग कंपनी है, क्योंकि दोनों का टोटल किससे ज्यादा है 50% से ज्यादा है। Hope so you understand this concept of holding company. Now I am going to explain you what are the advantages of holding companies. What are the advantages of holding company? होल्डिंग कंपनी के फायदे क्या हैं? दिमाग में सबसे पहले आप डेफिनेशन को याद करिए। होल्डिंग कंपनी की मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी कि होल्डिंग कंपनी एक पॉपुलर मेथड है, होल्डिंग कंपनी बनाना एक पॉपुलर मेथड है जिसके द्वारा एक कंपनी दूसरी कंपनी पर कंट्रोल स्थापित कर सकती है, उसके सारे शेयर्स को एक्वायर करके या उसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को एक्वायर करके जिन पे वोटिंग राइट है। ठीक है बच्चों, तो इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है? देखिए बच्चों, easy method of acquiring control over another company through this method। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी बनाकर हम इजीली कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकती है एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर, और उसके लिए उसे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना। मोर देन 50% भी अगर वो इन्वेस्ट करेगी तो उसको एक कंट्रोल एक्वायर हो जाएगा। सेकेंड मेथड, अब होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, अलग अलग है ना, बिल्कुल दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। होल्डिंग कंपनी अपने अकाउंट्स अलग से बनाएगी, सब्सिडियरी कंपनी अपने अकाउंट अलग से बनाएगी, लेकिन हाँ क्योंकि दोनों एक हैं, क्योंकि होल्डिंग का सब्सिडियरी पे कंट्रोल तो है, इसीलिए होल्डिंग को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। समझ आई बात? होल्डिंग को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। ये किसके तहत बनाना पड़ता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 इशूड बाय द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। होप सो यू अंडरस्टैंड। अब दोनों की सेपरेट एंटिटी होती है तो दोनों अपने प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट्स अलग अलग बनाते हैं, तो दोनों अपनी गुडविल भी तो अलग अलग रखेंगे ना। होल्डिंग की अपनी अलग गुडविल है, ठीक है, एंड सब्सिडियरी की अपनी अलग गुडविल है। बोथ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी अब अलग अलग है, अलग अलग एंटिटी है, तो अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। ये पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। अब मेरे प्यारे बच्चों, होप सो आपको ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे कि अगर आप होल्डिंग कंपनी बनाते हैं तो इजीली कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाता है, सेपरेट एंटिटीज है तो सेपरेट सेपरेट गुडविल निकलती है, सेपरेट एंटिटीज है तो अपने अकाउंट्स भी ये लोग अलग अलग बनाते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। इट इज वेरी इजी टू अवेल द इनकम टैक्स बेनिफिट्स। देखिए, ये अलग अलग होने के बावजूद है तो अलग अलग, लेकिन क्योंकि ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं, क्योंकि होल्डिंग क्या दिखाता है कि मैं सब्सिडियरी को कंट्रोल करता हूं, तो ये लोग क्या करते हैं, मेंटेन तो है इनकी सेपरेट सेपरेट एंटिटीज, लेकिन ये क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को कम करने के लिए एक दूसरे के लॉसेस को कंपनी कैरी फॉरवर्ड करती है नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में देखिए बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, विच इज नॉट पॉसिबल इन एनी अदर केस सच एज अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आप मुझे बताएंगे अमलगमेशन क्या होता है? जरा जोर डालिए दिमाग पे। अमलगमेशन क्या होता है? ए प्लस बी लीड्स टू सी। जब ए कंपनी बी कंपनी से मिलती है और ए कंपनी बी कंपनी से मिलकर एक नई कंपनी बना लेती है तो उसे अमलगमेशन कहा जाता है। इसमें अमलगमेशन में क्या होता है, दोनों कंपनी ए और बी, पुरानी वाली तो लिक्विडेट होंगी और जो नई कंपनी बनेगी सी, ठीक है, वो न्यू कंपनी होगी। क्लियर है? तो ए और बी लीड्स टू सी, इसको हम क्या बोलते हैं? अमलगमेशन बोलते हैं। ठीक है, मारुति मोटर्स इंडिया प्लस सुजुकी जापान की है, मारुति मोटर्स इंडिया की है, दोनों ने मिलकर मारुति सुजुकी लिमिटेड बनाई। इसी तरीके से टोटल, आप याद करेंगे एक और एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, टोटल
टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस, टाटा सन्स प्लस AIA, हांगकांग की कंपनी है, दोनों ने मिलकर टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस बनाई, एक नई कंपनी बनती है। तो होल्डिंग कंपनी में आपको ये बहुत बेनिफिट रहता है, आप एंजॉय करते हो इनकम टैक्स के बेनिफिट्स एक दूसरे के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके। देखिए अब दो मान लो सुपीरियर दो है, मारुति भी एक बहुत ही फेमस कंपनी थी, सुजुकी एक बहुत फेमस कंपनी है, फाइन, चलो ये तो अमलगमेशन का एग्जाम्पल है। बट हाँ, अगर हम होल्डिंग और सब्सिडियरी की बात करें तो अगर दो कंपनीज बहुत ही फेमस हैं और कॉम्पिटिशन है उनके अंदर, अगर वो अपना एक ही ग्रुप बना ले तो कॉम्पिटिशन क्या हो जाएगा, अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, कंपटीशन गायब हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेन एवर इट इज डिजायर्ड, आपकी जब इच्छा करे, क्योंकि दोनों की सेपरेट आइडेंटिटीज हैं, आप जब चाहें सब्सिडियरी के शेयर्स को मार्केट में जाके बेच सकते हैं और सब्सिडियरी से पीछा छुड़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वेरी इजी टू वाइंड अप द सब्सिडियरी कंपनी इन केस इट इज कॉन्टिन्यूसली रनिंग इनटू लॉसेस। होप सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस बोथ द कंपनीज हैव सेपरेट एंटिटीज, ये तो हम बार बार बात कर रहे हैं, दोनों की कंपनीज की सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट अकाउंट्स बनते हैं, द साइज ऑफ होल्डिंग इन सब्सिडियरी कंपनी रिमेन्स द सेम, है ना, दोनों की सेपरेट एंटिटी है तो दोनों के साइजेस हमेशा सेम रहते हैं। सो इट इज इजियर टू मैनेज द बोथ द कंपनीज सेपरेटली, बहुत आसान होता है इनको मैनेज करना। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ कंपनीज गेट बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। देखिए ये क्या जबरदस्त बात है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि दोनों कंपनीज एक ही ग्रुप से बिलोंग करती हैं और उस ग्रुप का नाम क्या होता है, उस ग्रुप में कौन होता है, ग्रुप बता सकते हैं आप मुझे, ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, और आई कैन से अ ग्रुप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पेरेंट एंड ऑल इट्स सब्सिडियरीज। फाइन, तो जब दोनों की दोनों मिल जाएंगे, होल्डिंग और सब्सिडियरीज दोनों ही, दोनों के टेक्निकल नो हाउ, दोनों के फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक दोनों यूज कर सकते हैं, तो दोनों को बेनिफिट्स मिलते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज के। इसके अलावा और भी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। देखिए अगर मान लो होल्डिंग की गुडविल बहुत अच्छी है, होल्डिंग ने सब्सिडियरी को टेक ओवर किया, सब्सिडियरी पे कंट्रोल किया, तो सब्सिडियरी की गुडविल भी अच्छी होगी, क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ता है, स्मूथ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल रहता है, वहां पे कमी है तो वहां से ले जाओ, वहां पे कमी है तो वहां से ले जाओ, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है। एंड पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज वेन एवर रिक्वायर्ड, पूलिंग का मतलब इकट्ठा करना, तो जब भी जरूरत लगे हम रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, पूल कर सकते हैं। तो यहां तक तो थी एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी, जो कि आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इन केस यू फील एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी इन द कॉमेंट बॉक्स। बट डियर फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। एज वी ऑल नो दैट नो रोज विदाउट अ थॉर्न, गुलाब के साथ कांटे साथ में होते हैं। इन द सेम वे होल्डिंग कंपनीज हैज इट्स ओन डिसएडवांटेजेस। नाउ द फर्स्ट डिसएडवांटेज, इंक्रीज इन फ्रॉड इन इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस। देखिए होल्डिंग का सब्सिडियरी पे कंट्रोल होता है, फाइन, अगर होल्डिंग का सब्सिडियरी पे कंट्रोल होता है तो कई बार क्या करती है होल्डिंग ना, उसके शेयर्स टू हाई या टू लो प्राइसेस पे खरीदती है अपने कन्वीनियंस के मुताबिक, जिससे कि क्या होता है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस में ये फ्रॉड करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को कम दिखाने की कोशिश करते हैं, या कई बार अपने शेयर्स की प्राइसेस को इतना ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनकी रेपुटेशन बढ़ जाए। तो इंक्रीज इन फ्रॉड, ये फ्रॉड को पैदा करती है डेफिनेटली। फियर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। अब मैं आपको एक बार फिर से याद कराना चाहती हूँ कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन थे। वो शेयर होल्डर्स सब्सिडियरी कंपनी के जो अपने शेयर्स होल्डिंग कंपनी को बेचना नहीं चाहते थे। सम ऑफ द शेयर होल्डर्स, दोज who do not want to sell their shares to the holding company, such shareholders are known as minority shareholders or outsiders. And dear students, their interest or their share in the assets of the subsidiary company is termed as minority interest. जो शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स नहीं बेचते सब्सिडी होल्डिंग कंपनी को, अब वो शेयर तो कम, शेयर होल्डर्स बहुत कम रह गए, माइनॉरिटी में है, तो फियर ऑफ ऑपरेशन लगा रहता है, उनका शोषण होता है। समटाइम्स सब्सिडियरी कंपनीज वर फोर्स्ड टू मेक, ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स चूजन बाय द होल्डिंग कंपनी। अब ये कहा जाता है कि होल्डिंग कंपनी
कंट्रोल करती है, तो कई बार क्या करती है होल्डिंग कंपनी अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट करना शुरू कर देती है, अनड्यू दबाव डालना शुरू कर देती है सब्सिडियरी पे कि भाई मेरे जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स मैं करूंगा वही होगा, आपके यहाँ जो ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे वो भी मेरे अकॉर्डिंगली अपॉइंट होंगे। और होता क्या है, जो वो अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं या ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं उनका रेम्युनरेशन भी बहुत हाई रखते हैं, जिनसे सब्सिडियरी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। डिफिकल्टी इन द असर्टेनमेंट ऑफ द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ बोथ द कंपनीज। आपको एडवांटेजेस में मैंने एक पॉइंट कराया था कि अवेलिंग इनकम टैक्स बेनिफिट्स, ये लोग क्या करते थे, एक सेपरेट एंटिटीज थे लेकिन अपने प्रॉफिट्स को कम दिखाने के लिए ये एक दूसरे की कंपनी की कैरी फॉरवर्ड करते थे लॉसेस अगले साल में, जिनसे इनकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। देयरफॉर द क्रेडिटर्स एंड द आउटसाइड शेयर होल्डर्स इन द सब्सिडियरी कंपनी may not be aware of the true picture of the company. So this is another one most important problem with the holding company, जो holding company करती है। Fear of mismanagement arise due to big group. आपको पता है ग्रुप क्या होता है? I have already explained you, but once again I am explaining you. A group is a combination of a holding company and all its subsidiaries. अब मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है एग्जाम्पल के थ्रू कि आप जानते हैं कि जैसे हमारा जॉनसन एंड जॉनसन है, ये अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन है गूगल की पेरेंट कंपनी है, ठीक है। अब ये जो गूगल की पेरेंट कंपनी है इसमें बहुत सारी सब्सिडियरीज है। अब इतना बड़ा ग्रुप मैनेज करना बहुत आसान नहीं होता, तो फियर ऑफ मिसमैनेजमेंट रहता है। डिफिकल्टीज इन वैल्यूइंग द इन्वेंट्री, फाइन, वैल्यूइंग द इन्वेंट्री, इसलिए जो इन्वेंट्री है इंटर कंपनी गुड्स और ट्रांजैक्शंस होती हैं, पता ही नहीं चलता उनका वैल्यूएशन क्या है। मैंने अभी आपको बताया था ना लास्ट स्लाइड में कि इंक्रीज इन फ्रॉड, क्योंकि ट्रांजैक्शंस एंटर होती है टू हाई और टू लो प्राइसेस पे, फाइन, तो हमें पता ही नहीं चलता, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ था होल्डिंग कंपनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो आई होप all of you understand clearly the meaning of holding company, subsidiary company, parent company, group, advantages and disadvantages. Now thank you for listening. Please do not forget to like, share and comment. Thank you. Have a nice day.